जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए जीके और यूपी जीके का एक बेहतरीन पार्ट देखने वाले हैं। आज का दोस्तों हमारा जो पार्ट रहेगा जीके का, वो 14वें नंबर का पार्ट होगा। आवश्यक कार्यों के चलते 4 से 5 दिन हो गए हैं, आपका कोई जीके का पार्ट नहीं आया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में हम बेहतरीन तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछली बार पूछे गए थे। उन्हीं पर आधारित सारे के सारे प्रश्न होंगे। कह रहा है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहने वाले हैं, तो आज की इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए, यहाँ पर इसका आपको अनसॉल्व्ड पीडीएफ मिलेगा। यह है अपना टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर आपको इसका अनसॉल्व्ड पीडीएफ मिलेगा। डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है। इसका जो लिंक मिलेगा वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा सर? लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मतलब जो सत्यमेव जयते है दोस्तों, ये हमने कहां से लिया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये हमें बताना है। तो दोस्तों एक हमारा उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। क्या नाम है? मुंडकोपनिषद से हमने क्या लिया है साथियों? याद रखेंगे, सत्यमेव जयते लिया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया है? तो याद रखेंगे मुंडकोपनिषद से लिया है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कुल 18 है। उनमें से सबसे पुराना जो पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण है। इसको आप लोग याद रखेंगे। देखो हमारा सही उत्तर बन चुका है मुंडकोपनिषद, लेकिन जो अन्य प्रश्न बनते हैं उनको भी याद रख लेंगे। मत्स्य पुराण भारत का सबसे प्राचीन पुराण है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद भारत का कैसा? सबसे प्राचीन वेद है, इस बात को याद रखेंगे। भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में जो उपदेश दिया है वो किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है। किसने दिया दोस्त? कृष्ण ने दिया है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, फरवरी 2018 में यूनानी चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2018 कहां पर आयोजित किया गया? देखो जब 2018 में पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और अगर 2023 में ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे कि इसका आयोजन अब कहां पर हुआ है। उस समय दोस्तों इसका जो सही उत्तर था वो क्या था? नई दिल्ली था। और इस बार भी जो सही उत्तर है वो भी नई दिल्ली है। ये दोनों के दोनों कॉमन है। 2018 में यूनानी चिकित्सा का जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था वो नई दिल्ली में हुआ था, और इस बार जो 2023 का हुआ है ये भी नई दिल्ली में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया? बात करते हैं भारत में कैबिनेट मिशन के बारे में, तो आप बताएंगे ये क्यों भेजा गया था, क्या कारण था कैबिनेट मिशन भारत आया। पहला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आपका सही उत्तर बनाना है आपको मार्च 1946। क्या बताना है दोस्त? मार्च 1946 बताना है कि कैबिनेट मिशन जो है ये भारत आया था। इसके अतिरिक्त आया क्यों था? तो दोस्तों जो शक्ति थी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए यह भारत आया था। तो जो कैबिनेट मिशन था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत आया था। देखो शक्ति का अंतरण का मतलब है पहले अंग्रेज भारत पर शासन करते थे, कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का गठन होना था, और उसके बाद जो शक्ति थी वो भारत के जो लोग थे, जैसे भारत के जो क्रांतिकारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जेबी कृपलानी थे और राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे लोगों को जो सत्ता थी वो भारत की देनी थी, भारत को स्वतंत्र करना था। इस कारण कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। सही उत्तर इसका बन जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। 2 क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। एक तो क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है दोस्त। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल एक बेहतरीन पुस्तक है आपकी, ये हिस्ट्री से संबंधित, और 1867 में कब प्रकाशित की गई थी? तो याद रखेंगे 1867 में। सॉरी, कह रहा कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल कब प्रकाशित की गई थी? तो ये दोस्त आपकी 1867 में की गई थी। आगे कह रहा है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान से संबंधित है? तो मित्र अगर नागरिकता के प्रावधान की बात करेंगे तो याद रखेंगे भाग नंबर 2।
संविधान का भाग नंबर 2 अगर आर्टिकल पूछेगा तो बताना है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11। ये किसको बताता है? नागरिकता को। भाग 3 फंडामेंटल राइट को बताता है, मौलिक अधिकारों को बताता है, अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 है। भाग नंबर 4 की बात करेंगे, डीपीएसपी को बताता है, किसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से 51। ठीक है, भाग नंबर 5 की बात करेंगे, ये भारतीय कार्यपालिका के बारे में बताता है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा भाग है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग, तो आपको बताना है 5वें नंबर का भाग। सबसे बड़ा भाग, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वें नंबर का भाग है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें क्या है, जो भारत है उसके जो केंद्र है, उसकी जो व्यवस्थापिका है, उसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद पूछेगा तो बताना है 52 से 151। 52 से 151 के बीच में ये सबसे बड़ा भाग सामने आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने हैं। यहां पर लिखा है सबसे प्राचीन बौद्ध शिलालेख कहां पर पाया गया? दोस्त ये खोज हुई थी आपकी 2018 के आसपास। और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भारत का माफी चाहेंगे, जो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन शिलालेख है वो कहां पर मिला है? तो याद रखेंगे तिब्बत में। कहां पर मिला है प्यारे दोस्तों? तिब्बत में मिला है। इस बात को याद रखेंगे। जिन विद्यार्थियों के मन में भारत आ रहा है, गलत उत्तर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों तिब्बत आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आगे हमसे कहा है लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? तो जो लोनी और क्षारीय मृदा होती है दोस्त, इसको कल्लर मृदा के नाम से जानते हैं। लोनी और क्षारीय मृदा भारत की कैसी मृदा है? तो कल्लर मृदा है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जवाहर सुरंग की बात करेंगे तो ये कहां पर हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। कहां पर? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी सुरंग है और ये एक हाईवे है NH44। NH44 पर बनी है। इस बात को याद रखेंगे। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसके अतिरिक्त दोस्त पूछ लेगा अटल सुरंग। कौन सी? अटल सुरंग। अटल सुरंग को याद रखेंगे दोस्त। अटल सुरंग जो है ये आपकी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सबसे लंबी पूछेगा जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में, अटल सुरंग पूछेगा तो बताना है हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न में दोस्तों लिखा है श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? जो श्वेत प्रकाश होता है प्यारे दोस्तों, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? याद रखेंगे विबग्योर के बारे में। VIBGYOR। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं विबग्योर। यहां पर इस तरह से पढ़ते हैं विबग्योर। आपने पढ़ा होगा 7 रंगों का प्रकाश होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा महात्मा गांधी के अनुसार सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महात्मा गांधी जी ने जो सबसे शक्तिशाली बल बताया है वो प्यारे दोस्तों वीर की अहिंसा बताया है। यदि आपके पास ताकत है थप्पड़ मारने की किसी को, लेकिन आप थप्पड़ नहीं मारेंगे, अहिंसा से काम चला लेंगे। गांधी जी ने ऐसा कहा था। गांधी जी ने कहा था कि जो वीर की अहिंसा है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, सबसे शक्तिशाली बल है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे कहा दोस्तों किस्कोग्राफी का आविष्कार किसने किया? किस्कोग्राफी की बात पूछ रहा है आपसे, बताइए जल्दी से इसका आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर बनेगा जगदीश चंद्र बोस। कौन बनेंगे? जो आपके जेसी बोस ऑप्शन में दे रखे हैं, जगदीश चंद्र बोस इसका सही उत्तर है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने बताया था ये जो क्रिस्कोग्राफ आविष्कार है, इसके माध्यम से इन्होंने बताया था जो पौधे होते हैं उनमें जीवन होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? एंजाइम की अगर बात करते हैं तो जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? एंजाइम आपके क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों झीलों के अध्ययन की अगर बात करेंगे तो यह कहलाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। अगर टोपोलॉजी की बात करेंगे, टोपोलॉजी, तो यह कहलाता है प्यारे दोस्तों गणित का अध्ययन। किसका? गणित का अध्ययन। गणित का एक एरिया होता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है गणित के अंतर्गत ही, वो टोपोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है? जल का अध्ययन होता है। किसका? जल का अध्ययन हो जाता है। ठीक है, आप लोग बताएंगे पोटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? गूगल के भी सर्च करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो सही उत्तर बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्त क्या बनेगा आपका सही उत्तर? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का जो क्या था आपका यात्री था इब्न बतूता, भारत आया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर कहां पर भेजा था? तो चीन भेजा था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आपका जो सही उत्तर बनेगा
वो आप लोगों को याद रखना है इलाहाबाद। ठीक है, वर्तमान में योगी सरकार ने इसका नाम कर दिया है प्रयागराज। क्या कर दिया है दोस्त, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, प्रयागराज इसका वर्तमान नाम है, इसको याद रखेंगे। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान की बात करेगा, आप लोगों को क्या बताना है, आप कहेंगे सर प्रयागराज बता देंगे। ठीक है, क्या बता देंगे, प्रयागराज। वाराणसी से याद रखना है दोस्तों भारत माता मंदिर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा है आपसे, कह रहा है भारत माता मंदिर कहां पर है, तो उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों आपका वाराणसी। क्या बनेगा, वाराणसी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो 14 वर्ष जो बैंकें थी, जो 14 बैंकें थी, उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, जुलाई का महीना था। जुलाई के महीने में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी सरकार ने कर दिया था, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बात करते हैं, कह रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। आप लोग प्यारे दोस्तों बताएंगे जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये बताना है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या वित्त मंत्री के होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनके होते हैं। किसके होते हैं दोस्त, याद रखेंगे, जो वित्त मंत्रालय के आपके सचिव होंगे उनके जो हस्ताक्षर होंगे वो प्यारे दोस्तों 1 रुपए के नोट पर होंगे, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा है राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है ये हमें बताना है। दोस्तों अगर राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, निवल राष्ट्रीय आय माइनस में अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, और यहां पर इमदाद। इमदाद से जो मतलब है, जो सब्सिडी आपने सुना होगा, क्या सुना है आपने सब्सिडी, जल्दी से बताओ। बहुत सारे लोग लेते होंगे किस पर, सिलेंडर पर। तो ये जो सब्सिडी होता है ये आपका क्या होता है, इमदाद होता है। अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जोड़ करके किसमें घटा देना है, निवल राष्ट्रीय आय में घटा देना है, तो राष्ट्रीय आय आपका आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में कहा है जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। तो बताइए प्यारे दोस्तों ये कहां पर क्रियान्वित होती है, जवाहर रोजगार योजना। तो आपका सही उत्तर बनेगा ग्राम पंचायतों द्वारा। ग्राम पंचायतों के जो प्रधान होते हैं प्यारे दोस्तों, वो जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से गांव के जो युवा होंगे उनको रोजगार देंगे। हालांकि ये सारा का सारा रोजगार खा जाते हैं, युवाओं को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों कहा है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। वह कौन सा व्यक्ति था प्यारे दोस्त जिसका बलबन क्या था, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री था। लेकिन जब उसको बलबन मार देता है तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, याद रखेंगे, ये बन जाता है आपका सुल्तान। कौन, बलबन। तो वो व्यक्ति था नसरुद्दीन महमूद। कौन था प्यारे दोस्तों, इसका पूरा नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद की हत्या करने के बाद आपका जो बलबन है ये 1266 में क्या बनता है, दिल्ली में गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। क्वेश्चन पूछ लेगा, बताना है। बहराम शाह बताएंगे ये एक दुर्बल शासक था, आराम शाह भी दुर्बल शासक था। लेकिन नसरुद्दीन महमूद ने रजिया सुल्तान के बाद, प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, नसरुद्दीन महमूद ने रजिया सुल्तान के बाद 1200 आपके 40 से लेकर के 1266 तक शासन किया था। इसको आप लोगों को याद रखना है। सही उत्तर बनेगा नसरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास खेती के लिए उपयुक्त है। कपास के लिए काली मृदा बहुत उपयुक्त है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आप लोग बताएंगे प्यारे दोस्तों काली मृदा का एक और नाम क्या है, मैंने कई क्लासेस में आपको बताया है। कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है प्यारे दोस्तों काली मृदा है। इसके अतिरिक्त काली मृदा किसके लिए, मूंगफली के लिए उत्पादक है, मूंगफली के लिए बहुत उत्पादक है, याद रखेंगे। आगे क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो हरियाणा में गुड़गांव में स्थान पड़ता है मानेसर। कौन सा, मानेसर हरियाणा में स्थित है प्यारे दोस्तों, मानेसर हरियाणा में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। देखो मानेसर दिया नहीं है तो हरियाणा का एक ऑप्शन दिया है गुड़गांव, गुड़गांव आपका सही उत्तर माना जाएगा। देहरादून की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों वन अनुसंधान है। क्या है, जो वन से संबंधित रिपोर्ट आती है वो देहरादून से आती है। तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, देहरादून में हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कटक में प्यारे दोस्तों क्या है, चावल अनुसंधान है। क्या है, जो चावल अनुसंधान संस्थान है प्यारे दोस्तों ये कहां पर है, कटक में है। नागपुर में आप लोग बताएंगे गूगल करके इसका सही उत्तर क्या होगा, यहां पर कौन सा अनुसंधान संस्थान होगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं दोस्त। अगले प्रश्न में हमसे कहा है भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों घनी आबादी से आपका मतलब है, यहां पर घनी आबादी से जो मतलब है वो आपका मतलब है किसका, जनघनत्व का। किसका, जनसंख्या घनत्व की बात पूछ रहा है।
जनघनत्व की बात पूछ रहा है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला राज्य कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर बनेगा बिहार। बिहार ऐसा राज्य है जिसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1102। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो उत्तर प्रदेश का भी पूछ लेगा। किसी को पता है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? जल्दी से बताओ। अगर भारत की पूछेगा तो बताना है 382। उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग जनसंख्या घनत्व? उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न में। तो कह रहा है निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड सबसे दूर है? पृथ्वी से अगर खगोलीय पिंडों की चर्चा की जाए, यहां पर किसी ग्रह के बारे में बात नहीं की गई है, खगोलीय पिंड के बारे में बात की गई है। तो प्यारे दोस्तों हम बात कर लें अगर इसके बारे में, तो देखो यहां पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, आपका सन है। सन के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। यहां पर इनके बीच एस्टेरॉयड बेल्ट है। देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, यानी कि प्लूटो। प्लूटो वर्तमान में ग्रह तो नहीं है लेकिन एक खगोलीय पिंड तो है। खगोलीय पिंड तो है। तो पृथ्वी कहां पर है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। अपनी पृथ्वी यहां पर है। पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा है? प्लूटो हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा? यम हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो अगर ग्रह पूछता तो प्यारे दोस्तों हम नेपच्यून बता देते। नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है, बता देते। लेकिन हमसे क्या पूछा? खगोलीय पिंड। तो सही उत्तर प्लूटो माना जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों कहा है 27 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल्दी से आप लोग बताएंगे 27 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसका प्यारे दोस्तों सही उत्तर बन जाएगा मधुमेह दिवस। सुबह यदि आपने रीजनिंग की क्लास देखी है तो उसमें बताया था जो मधुमेह होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास में हमने बताया था जो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस की बात करेंगे तो 1 दिसंबर आपका सही उत्तर बनेगा। जनसंख्या दिवस की बात करेंगे तो 11 जुलाई आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, अगर पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो 5 जून आपका सही उत्तर बनेगा। इसको याद रखेंगे। आगे का दोस्तों, जिले में पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे जिले में पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? तो आप कहेंगे सर पुलिस बल का प्रधान एसपी होता है। कौन होता है? एसपी, यानी कि पुलिस अधीक्षक होता है। याद रखेंगे, पुलिस अधीक्षक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्त। हमसे कहा है अगले प्रश्न में जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा हो जाएगी आपकी येन। यहां पर टर्की की जो मुद्रा बनेगी, जो वर्तमान में तुर्की हो चुका है, इसकी मुद्रा हो जाएगी लीरा। डॉलर मुद्रा बहुत सारे देशों की है जिनमें प्रमुख रूप से यूएसए सामने आता है। रियाल मुद्रा बात करेंगे ये सऊदी अरब की है। किसकी? तो हम यहां पर लिख देंगे सर सऊदी अरब। क्या लिख देंगे? सऊदी अरब। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है? रियाल है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो तुर्की की लीरा, जापान की आपकी येन, डॉलर यूएसए, रियाल सऊदी अरब। आगे दोस्तों का है माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही उत्तर बनेगा जैक सेंट क्लेयर किल्वी। जैक सेंट क्लेयर किल्वी के द्वारा क्या किया गया था दोस्त? आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था माइक्रोचिप के आविष्कार के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 2023 में जो भी नोबेल दिए गए हैं उनको आप लोगों को याद रखना है। 2022 के नोबेल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई थी? तो दिल्ली में पहले तो सल्तनत वंश चलता था। 1206 से 1526 तक चला था, लगभग 320 साल। याद रखेंगे दोस्त, इसमें क्या हुआ? एक लड़ाई होती है पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में होती है। इस दौरान दिल्ली का अंतिम शासक था लोधी वंश से संबंधित इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से बाबर हरा देता है, बाबर मार देता है मैदान में ही। और उसके बाद दिल्ली में कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं भारत में क्या करता है दोस्त? आपकी स्थापना करता है मुगल वंश की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये 1761 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई प्यारे दोस्तों 1556 में हुई थी। और हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुई थी ये 1576 में हुई थी। तो सारे के सारे लड़ाई आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न में कहा है टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें प्यारे दोस्तों, ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1973 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट पूरे भारत में शुरू किया गया था। अगर बात पूछेंगे हम हाथी प्रोजेक्ट की, किसकी? प्यारे दोस्तों कोई बता सकता है कि हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? हाथी प्रोजेक्ट के बारे में कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा आप लोगों से। हाथी प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो दोस्त ये आपका 1992 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं, इसको भी याद रखना है। तो टाइगर परियोजना कब शुरू हुई प्यारे दोस्तों? आप याद रखेंगे 1973।
अगले प्रश्न में आपको आना है और अगले प्रश्न में बताना है कि वायुमंडलीय दाब निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, तो बताएंगे आप लोग बैरोमीटर। क्या बताएंगे? वायु दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या मापते हैं, कोई बता सकता है? हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो ये मापता है आपकी क्या, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपका जल की जो सांद्रता वगैरह होता है उसको मापता है। जबकि हाइग्रो, अगर ड्रा की जगह, यहां पर ड्रा की जगह ग्रो हो जाता, हाइग्रो अगर हो जाता तो दोस्त ये आपका आर्द्रता मापने के कार्य आता। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में कहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में या 320 ईसा पूर्व में की थी, इसको याद रखेंगे। और इसके बाद इसका एक पुत्र था, इसका पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार इसका राजा बना था, कहाँ का? मौर्य वंश का। और बिंदुसार के बाद जो मौर्य वंश का शासक बना वो अशोक बना था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा HTML का विस्तृत रूप क्या है? आप लोग बताएंगे प्यारे दोस्तों HTML का विस्तृत रूप। तो इसका सही उत्तर बनेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या बनेगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनेगा। यह क्वेश्चन 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस, इसके अतिरिक्त UPSI फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, इसके अतिरिक्त आपका MTS। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में दोस्तों कहा है नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी। टोक्यो की बात करेंगे तो सर ये जापान की राजधानी है। कहाँ की? जापान की। बीजिंग की बात करेंगे तो ये चमगादड़ की राजधानी है, मतलब चीन की। ठीक है, याद रखेंगे। तो काठमांडू नेपाल की, बीजिंग चीन की हो जाएगी, टोक्यो जापान की हो जाएगी। प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सारे के सारे 37 क्वेश्चन हमने आपके सामने कवर किए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद और जय भारत।